नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ललन टॉप की एक और मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा टाइटल समझ में आ रहा होगा, ये मास्टर क्लास हमारे दुनियादारी प्रोग्राम से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम सब के सामने बहुत सारे सवाल हैं। सुबह सवेरे खबर आती है कि बशर अल असद भाग गए। हमें ध्यान था कि ये सीरिया के राष्ट्रपति हैं, तो ये अचानक से क्यों भाग गए? कौन से विद्रोही हैं जिन्होंने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया? विद्रोह कब से चल रहा है? विद्रोह के नेता कौन हैं? बशर अल असद और इनके पिता की विरासत क्या है? ये बाथ पार्टी क्या थी जिसका एक हिस्सा इराक में था सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में और दूसरा असद के नेतृत्व में सीरिया में था? सीरिया फ्रेंच कॉलोनी क्यों था? फ्रांस की वहाँ पर एंट्री कैसे हुई? सीरिया के इस पतन में दुनिया के किन देशों का रोल है, किन का लाभ है, किन की हानि है? क्यों सीरिया में बशर अल असद के इस पतन को रूस, हिजबुल्ला आदि के नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है? इन सब के पीछे तुर्की का क्या रोल है? भारत और सीरिया के बीच ऐतिहासिक रूप से कैसे संबंध रहे हैं? क्यों कश्मीर के मामले में हमेशा सीरिया भारत के साथ खड़ा रहा है? यहाँ तक कि धारा 370 को निष्प्रभावी किए जाने के फैसले का भी उसने समर्थन किया है। बशर अल असद पर अमेरिका की नज़रें क्यों टेढ़ी थी? क्यों बराक ओबामा उनसे खफा रहते थे? और ये सब कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक बच्चा दीवार पर लिखता है, डॉक्टर अगली बारी तुम्हारी है। तो ये सब कहानियाँ क्या हैं, विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मुश्ताक हैं। ये पीएचडी वाले डॉक्टर हैं, सीरिया वाले डॉक्टर नहीं हैं। और ये बिट्स के लॉ स्कूल में, जो कि कल्याण में है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्यापक हैं। जेएनयू से इन्होंने वेस्ट एशिया पे, इजराइल पे पीएचडी की पढ़ाई की है जी। हाँ, और मुश्ताक साहब हमारे जेएनयू के जूनियर भी हैं जी। बस साल में ही जूनियर हैं, बाकी ज्ञान में बहुत सीनियर है। मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये बता दें भाई साहब कि ये सीरिया कहाँ है और इसका इतिहास क्या है। इस प्रेजेंट डे कन्फ्लिक्ट पर आए उससे पहले थोड़ा वो समझते हैं जी। ये जो पूरा आप मैप देख रहे हैं, ये पश्चिम एशिया या मिडिल ईस्ट का मैप है। यहाँ पाकिस्तान देख सकते हैं, तो भारत यहाँ है। ये अरेबियन सी है। अगर हम भारत की पाकिस्तान अफगानिस्तान अगर हम भारत की तरफ से वेस्ट की तरफ जाते हैं, सो पाकिस्तान और अफगानिस्तान पार करने के बाद सीधा ईरान आता है, फिर इराक और फिर सीरिया। सीरिया के नॉर्थ में तुर्की है, सीरिया के ईस्ट में इराक है, सीरिया के साउथ में जॉर्डन है और सीरिया के साउथ वेस्ट में लेबनान और इजराइल आता है। ये वो जगह है जो आप आने वाले कुछ दिनों में न्यूज़ में बहुत सुनेंगे, जहाँ बॉर्डर देख रहे हैं सीरिया और इजराइल का। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है गोलान हाइट्स। जी जी। जो इजराइल ने 1967 की लड़ाई के बाद सीरिया से छीन लिया था, 6 डे वॉर में, जहाँ यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक एग्रीमेंट हुआ था और एक मिलिट्री लेस जोन बनाया गया था, नो मैन्स लैंड। लेकिन जैसे ही बशर अल असद अपने कैपिटल दमिश्क से भागे हैं, इजराइल ने बोला कि हमें ख़तरा है कि उस एरिया में भी रेबल्स आ सकते हैं। सो इजरायली आर्मी ने परसों उस पूरे एरिया पे कैप्चर गोलन है गोलान है। गोलन भी हम कहते हैं इंडिया में, लेकिन इजराइल में ज़्यादातर उसे गोलान कहा जाता है। ये तो वही गोलान है जिसका ओल्ड टेस्टामेंट इन सब में भी जिक्र आता है। बिल्कुल उसी से निकल के आता है गोलान हाइट्स। तो इजराइल ने उन गोलान हाइट्स पे भी कैप्चर कर लिया। ये आने वाले दिनों में आपको न्यूज़ में लगातार सुनने को मिलेगा। तो सीरिया एक वेस्ट एशिया का देश है जिसके पड़ोसी हैं तुर्की, इराक, जॉर्डन, लेबनान और इजराइल जी। अच्छा, ये तो लाल सागर है जी, ये लाल सागर है। ये अरब सागर चल रहा है, सागर है ये पर्शियन गल्फ है जी। हाँ, ये दुबई इत्यादि हो गए, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत। ये कुवैत जी। अच्छा, ये कौन सा समुद्र है? ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, लाल सागर जी। ये सीरिया है। हाँ जी। अच्छा, अब जरा सीरिया को थोड़ा उनका अंदरूनी नज़ारा देखते हैं जी। ये बड़ा नहीं हो रहा है गुरु, हो गया जी। तो इनकी राजधानी है दमिश्क जी। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दमिश्कस कहते हैं। क्या इतिहास है सीरिया का? अगर हम कुछ मिडिल ईस्ट के हिस्टोरियंस या फिर पूरी दुनिया के हिस्टोरियंस की बात माने, तो हमारी दुनिया में जहाँ से ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है, उसके सबसे पुराने एविडेंसेस में वो हमें यहाँ मिलते हैं। अगर हम तीन सिटीज़ पे फोकस करें, खासकर एलेप्पो पे, और यहाँ पर एक शहर है एलेप्पो के बाहर जिसे पल्मीरा कहते हैं। पल्मीरा। एलेप्पो और पल्मीरा
में इस तरह के एविडेंस मिले हैं जिसको कार्बन डेटिंग के हिसाब से कुछ वहाँ के पुरातत्व को के एविडेंस को 13,500 साल पहले तक का डेट किया गया है। यानी ये अभी से 13,500 या ईसा से? अभी से। सो ईसा पूर्व अगर देखेंगे तो तकरीबन 9,500 साल। एलेप्पो और पल्मीरा को दुनिया के उन शहरों में माना जाता है जो इंसानी इतिहास में कंटिन्यूअसली सबसे पुराने टाइम से अब तक इनहैबिटेड रहे हैं। ये एलेप्पो वही है जिसपे ISIS ने कब्जा कर लिया था? ये एलेप्पो वही है। और यहाँ हम शहर देखते हैं रक्का, जो ISIS की कैपिटल हुआ करती थी। हाँ। तो ISIS ने इराक से अपनी उत्पत्ति करी और इराक पार करते हुए, बॉर्डर पार करते हुए उन्होंने सीरिया पे कब्जा आया और आधे से ज़्यादा सीरिया और आधे से ज़्यादा इराक में उन्होंने अपना कैलिफेट बनाया था, जिसकी कैपिटल थी रक्का, जो 2017 में जाकर आज़ाद करी गई थी इस्लामिक स्टेट को। किसने आज़ाद किया था? आज़ाद कराने वालों में कंबाइंड इंटरनेशनल पावर थी, जिसमें अमेरिका था, रूस था, ईरान था। एक तरह से वो सारे देश जो आज बिल्कुल एक दूसरे के साथ नहीं है, लेकिन इस्लामिक स्टेट को हराने के लिए वो सारे देश एक साथ आ गए थे। तो एक कंबाइंड इंटरनेशनल फोर्स ने हराया था इस्लामिक स्टेट को। और दमिश्क उनकी बहुत पुरानी कैपिटल है? जी हाँ, दमिश्क का नाम सबसे ज़्यादा फेमस होता है उमैयद कैलिफेट के टाइम से, यानी 7वीं सदी के आसपास से। जब मुस्लिम्स ने सऊदी अरेबिया से फैल के इस पूरे एरिया को कैप्चर किया था, तो एक उमैयद डायनेस्टी थी जिसकी कैपिटल दमिश्क हुआ करती थी। तब से डमास्कस को एक लर्निंग का कैपिटल भी माना जाता है। यूरोप में जब हम कहते हैं कि डार्क एजेस थे, सो पूरी दुनिया में 2 बहुत बड़े सेंटर हुआ करते थे नॉलेज के, एक बगदाद और दूसरा दमिश्क। तो इन दोनों शहरों की इस मामले में बड़ी बड़ाई होती है कि जब पूरी दुनिया में धार्मिक कट्टरता का अंधकार था, सो नॉलेज की लाइट इन 2 शहरों ने बचाई हुई थी, एटलीस्ट मिडिल ईस्ट और अगर हम यूरोप को देखें तो। अच्छा, जो हमें आधुनिक दौर का मौजूदा वक्त का, यानी कि पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का नक्शा दिखता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट नए सिरे से ड्रॉ हुआ, तो तब सीरिया की क्या कहानी समझ में आती है? 15वीं शताब्दी में ये पूरा एरिया जो आज की डेट का सीरिया है, ये ऑटोमन एम्पायर का पार्ट बन गया था, जिसको आज हम टर्की की तरह देखते हैं। 15वीं शताब्दी से लेकर उसको ऑटोमन एम्पायर क्यों कहते थे? नाम था कोई? ये उनका नाम था। जिनको हम मतलब ऑटोमन एक वर्ड था जो अपने कल्चर के लिए वो यूज़ किया करते थे कि हम लोग ऑटोमन्स हैं। सो क्योंकि वो ऑटोमन थे तो उनके एम्पायर को ऑटोमन एम्पायर कहा जाता है। ऑटोमन एम्पायर का अगर किसी को हम वंशज की तरह देख सकते हैं तो वो तुर्की है। उनका कैपिटल भी कॉन्स्टेंटिनोपोल था, जिसको आज की डेट में हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। कुंस्तुन्तुनिया? जी बिल्कुल वही। और जो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंटिनोपल। इस पे एक वेब सीरीज भी है शायद? इस पे एक वेब सीरीज भी है, जी हाँ। सो 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक ये पूरा हिस्सा ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। ऑटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, प्रथम विश्व युद्ध में हारा, और उसको हराने वाली ताकतों में थे ब्रिटेन और फ्रांस। जब ऑटोमन एम्पायर हार गया, सो इस पूरे हिस्से का विभाजन हुआ, जिसको हम मैंडेट सिस्टम कहते हैं। ये एक तरीके से कॉलोनियलिज्म था, लेकिन इसका नाम कुछ अलग रखा गया। दोनों देशों ने, ब्रिटेन और फ्रांस ने, इस तरह से जताया कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से इस पूरे हिस्से की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। हम इनको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, लेकिन हम इनका मैनेजमेंट करेंगे, और एक टर्म दिया मैंडेट। सो इस मैंडेट में ये जो पूरा हिस्सा हम देखते हैं, ये मैंडेट ऑफ सीरिया कहलाता है, जिसके अंदर अलग अलग गवर्नरेट्स थे। इसमें तो लेबनान भी है? जी, ये पूरा का पूरा हिस्सा फ्रांस तो लेबनान तब सीरिया के हिस्से में था? जी हाँ, हम इसको सीरियन मैंडेट कहते हैं। लेबनान तब सीरिया का हिस्सा था। ये कुछ ऐसा पार्ट है जो आज की डेट में टर्की में है, ये कुछ ऐसा पार्ट है जो आज की डेट में इराक में है, लेकिन जितना हम मैप में देख रहे हैं ये फ्रांस का मैंडेट 1922 का मैंडेट, 1921-22 का मैंडेट है। और इसके अलावा जो हम यहाँ देख रहे हैं, इराक और पैलेस्टाइन, ये दोनों मैंडेट ब्रिटेन के पास गए। सो इन्होंने पूरे इस वेस्ट एशिया हिस्से को इस तरह विभाजित किया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद कि ये ब्रिटेन रख ले, ये फ्रांस रख ले। जी हाँ। क्या वजह रही? फ्रांस ने इसमें क्यों दिलचस्पी दिखाई? सी रूट की वजह से? क्या वजह? जी हाँ, फ्रांस चाहता था कि इस पूरे हिस्से में जितना भी एग्रीकल्चर है या ट्रेड है, उस पर वो अपना हिस्सा रखे। फ्रांस ने ये भी कैलकुलेट किया था कि फ्रांस की कॉलोनीज़ को जिस तरह से बढ़ाया जाना चाहते थे, वो पूरी 19वीं और 20वीं सदी में वो नहीं कर पाए थे। तो उनको लगा कि मिडिल ईस्ट में खासकर इस तरह के हिस्टोरिक ट्रेड रूट पे वो अपना कब्जा जमाना चाहते थे। और अफ्रीका में उनकी कॉलोनी भी यहाँ पर, अफ्रीका में बहुत सारी, तो वो भी एक प्रॉक्सिमिटी रही होगी। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि फ्रांस नहीं चाहता था कि ये पूरा हिस्सा ब्रिटेन के अंदर जाए। तो अपने फ़ायदे से ज़्यादा वो ब्रिटेन का फ़ायदा नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इंसिस्ट करके इस पार्ट को
अपने मैंडेट में ये रखा। यहाँ पे लिखा हुआ है अलावाइट स्टेट, जी हाँ, और बशर अल असद अलावाइट हैं। शिया थे। अलावाइट शिया हैं। ये अलावाइट क्या होता है? हम जब इस्लाम के बारे में सोचते हैं तो ज़्यादातर हमें लगता है कि सिर्फ दो भागों में विभाजित है, एक शिया और एक सुन्नी। इसका फर्क भी दर्शकों को बता दीजिए। शिया और सुन्नी का? हाँ जी। शिया और सुन्नी के बीच का जो बेसिक फ़र्क है वो हमारे बहुत सारे दर्शकों को शायद अच्छा नहीं लगेगा जब मैं कहूँगा। बेसिक फ़र्क एक पॉलिटिकल डिवीज़न है। इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो दुनियाई और अदर वर्ल्डली चीज़ों में फ़र्क नहीं करता है। इस्लाम जब बनाया प्रॉफिट मोहम्मद ने, तो उन्होंने इस्लाम को इस तरह से बनाया कि जो पॉलिटिक्स है, इकॉनमी है, मिलिट्री है और रिलीजन है, उसके बीच डिवीज़न नहीं होगा। आप जिस तरह से रिलीजन को अप्रोच करते हैं, आप उसी हिसाब से मिलिट्री ड्यूटी को अप्रोच करेंगे, अपने दुनियाई कामों को भी अप्रोच करेंगे। जिसका कहने का दूसरा मतलब ये हुआ कि जो इस्लाम के लीडर होंगे वो सिर्फ धार्मिक लीडर नहीं होंगे, वही लीडर पॉलिटिकल लीडर भी होंगे, इकोनॉमिक लीडर भी होंगे और मिलिट्री लीडर भी होंगे। चर्च और स्टेट का फर्क नहीं, कोई फ़र्क नहीं है चर्च और स्टेट का। तो अब उसका मतलब ये हुआ कि जब इस्लाम फैलने लगा और ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम हो, जिसको उम्मा कहते हैं, उम्मा का मतलब ब्रदरहुड, इस्लामिक ब्रदरहुड या इस्लामिक नेशन। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने ये कहा कि मेरे जाने के बाद जो उम्मा होगा उसका लीडर कोई ना कोई खलीफा होगा, इंग्लिश में कैलिफ, और वहीं से हिंदी का शब्द आता खिलाफत, जो हमने इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ा है, इंग्लिश में कैलिफेट। सो प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद पूरी उम्मा की लीडरशिप कैलिफ या खलीफा के हाथ में होगी। और खलीफा कैसे चुना जाएगा? आइडिया ये था कि खलीफा को एक यूनानिमस डिसीजन के थ्रू चुना जाएगा, यानी जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं वो सब साथ आएंगे और प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद अपने में से ही किसी एक को खलीफा चुनेंगे। अगर उस खलीफा की मृत्यु हो जाती है या किसी भी और कारण से अगर वो नहीं सर्व कर सकते, तो जो अगला खलीफा होगा वो भी यूनानिमस तरीके से चुना जाएगा। शुरू के जो 3 खलीफा थे वो मोर और लेस यूनानिमस चुने गए, लेकिन किसी की भी नेचुरल मौत नहीं हुई। ज़्यादा कौन थे? अबू बकर, उमर और उस्मान। यहाँ पे अबू बकर के ऊपर बिल्कुल एक यूनानिमस डिसीजन था कि अबू बकर उन फर्स्ट कन्वर्ट्स में से थे जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के साथ काफ़ी बैटल्स भी लड़ी थी, तो उनके नाम के ऊपर सबकी सहमति थी। लेकिन उसके बाद जो 2 आए उनके ऊपर थोड़ा सा एक पॉलिटिकल डिवीज़न था। कुछ ना कुछ गुट ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि वो खलीफा बने। जब चौथे खलीफा को चुनने की बात आई तो एक बहुत बड़े धड़े ने कहा कि अली को बनना चाहिए। ये कौन है? अली का डायरेक्ट रिश्ता है प्रॉफिट मोहम्मद के साथ, और अली की जो पकड़ थी धार्मिक मुद्दों के ऊपर या फिर मोरल इश्यूज़ के ऊपर, उनको बहुत बड़ा एक एक्सपर्ट माना जाता था कि अली बहुत पायस हैं, अली की जो नॉलेज है वो बियॉन्ड चैलेंज है। हाँ। तो इसलिए अली को चौथा खलीफा बनना चाहिए। लेकिन एक दूसरा धड़ा ये था जो कहता था कि वो किसी और का सपोर्ट, वो अली के खिलाफ थे, किसी और के सपोर्ट से तो अली के खिलाफ थे। तो ये जो पॉलिटिकल डिवीज़न हो गया कि अली को बनाना है कि नहीं बनाना है, उसमें उम्मा के बीच एक डिवीज़न क्रिएट हो गया। यहीं से शिया सुन्नी हुए। यहीं से शिया सुन्नी। जो अली के फॉलोअर्स हैं वो शिया कहे जाते हैं, जो अली को अपोज करते थे उन्होंने अपने ऑपोजिशन का बेस ये बनाया कि हम अली को अपोज कर रहे हैं सुन्ना के बेसिस पे। सुन्ना का मतलब हो कि प्रॉफिट के जितने भी प्रैक्टिसेस हैं उनके बेसिस पे। सुन्ना को फॉलो करने वाले सुन्नी कहलाए और अली को फॉलो करने वाले शिया कहलाए। जो पॉलिटिकल डिवीज़न था उसकी वजह से बहुत लड़ाइयाँ भी हुई, वो आज चलते चलते एक रिलीजियस डिवीज़न बन गया है। तो ईरान जो है वो शिया है बिल्कुल, लार्जली। दुनिया इंडिया में शिया सुन्नी दोनों है। हाँ, लेकिन सुन्नीस की मेजॉरिटी है। अच्छा, और इराक में? शियास की मेजॉरिटी। इराक में शिया ज़्यादा दुनिया है। में 3 देश हैं जहाँ पे शियास की मेजॉरिटी है। इराक, ईरान और नीचे हमने एक देश देखा था बहरीन। सिर्फ ये 3 देश हैं जहाँ मुस्लिम्स के अंदर ही शिया मेजॉरिटी है। बाकी जितने भी मुस्लिम स्टेट आपको पूरी दुनिया में देखेंगे वहाँ सुन्नीस की मेजॉरिटी। तो सीरिया में मेजॉरिटी सुन्नी की है। बिल्कुल। और उन पर रूल एक शिया कर रहे थे। शिया भी नहीं, एक अलावाइट कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे भी कट्टर वो शिया हैं। बहुत सारे ऐसे कट्टर शिया भी हैं जो अलावाइट्स को शिया नहीं मानते। अलावाइट एक अलग सेक्ट है इस्लाम के मतलब अंदर। शिया के अंदर भी कई शिया हैं। शिया के अंदर भी कई शिया हैं, सुन्नी के अंदर भी कई शिया हैं, और कुछ ऐसे छोटे छोटे ग्रुप भी सुन्नी के हैं। अंदर भी कई शिया हैं। बहुत। सुन्नी के अंदर भी कई सेक्ट हैं। हाँ, और बरेलवी, देवबंदी, वो सब बिल्कुल। सुन्नी की डिवीजन है। हाँ, लेकिन वो सेक्ट नहीं है,
वो एक जूरिस्प्रूडेंस को फॉलो करने वाले कि किस तरह के रूल्स हमें फॉलो काफी कंफ्यूजिंग है, छोड़ देते हैं। आप बस ये बता दीजिए अलावाइट शिया। अलावाइट एक ऐसी कम्युनिटी है जिनकी कुछ प्रैक्टिसेस सुन्नी से मिलती हैं, कुछ प्रैक्टिसेस शिया से मिलती हैं। पर गिने शिया में जाते हैं। गिने शिया में जाते हैं, जिसका पॉलिटिकल रीजन है। हफीज अल असद जब चाहते थे, जब वो पावर में आए, हफीज अल असद मतलब बशर बशर अल अल असद असद के के पापा। फादर जी, जब उन्होंने एक तख्ता पलट किया 1970 में, हाँ, और वो पावर में आए, ये तो है हफीज अल जी हाँ, असद। तो ये चाहते थे कि जितने भी ताकतवर मुस्लिम देश है वो इनका सपोर्ट करें। ताकतवर मुस्लिम देशों का सपोर्ट लेने के लिए इनके लिए ज़रूरी था कि या तो सऊदी अरेबिया या फिर ईरान इनके साथ है। तो इन्होंने सऊदी अरेबिया को भी अप्रोच किया, ये कहते हुए कि देखिए हमारी जितनी भी प्रैक्टिसेस है उसमें बहुत सारी सुन्नी प्रैक्टिसेस हैं, अगर आप मानने के लिए तैयार हैं तो हम अलावाइट्स को सुन्नी डिक्लेयर कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया ने जब मना किया तब इन्होंने ईरान को अप्रोच किया। ये बीच का बिच्छू खेल रहे थे। बिल्कुल, और इन्होंने ईरान को भी वही कहा कि देखिए हमारी बहुत सारी प्रैक्टिसेस शिया इस्लाम के साथ मैच करती हैं, अगर आप चाहें तो हम अपने आप को शिया डिक्लेयर करेंगे, बशर्ते आप हमारा साथ दीजिए। और ईरान के शिया जो कैलिफ्स कुछ बड़े मौलवी थे, उन्होंने सारी स्टडी करके कहा कि अलावाइट एक तरह के शिया हैं, बट एक तरह के शिया हैं, ये नहीं कहा कि आप शिया हैं। तो आज भी कुछ कट्टर शिया ऐसे हैं जो मानते हैं कि अलावाइट्स शिया नहीं है। तो ये हफीज नाम है इनका। हफीज अल असद। हफीज अल असद, इनके उभार की क्या कहानी है, क्या काम करते थे? हफीज़ अल असद 1950 के दशक में सीरिया की एयरफोर्स में शामिल हुए थे, और जब तक इन्होंने तख्ता पलट किया 1970 में, तब तक वो सीरिया की एयरफोर्स के चीफ बन चुके थे। उनका ओहदा कैप्टन का था, लेकिन वो सीरिया के एयरफोर्स के चीफ थे। सीरिया फ्रांस के कंट्रोल से आज़ाद होता है 1946 में। 1946 से लेकर 1969-70 तक बहुत सारे एक के बाद एक तख्ता पलट हुए हैं सीरिया में। 1963 का जो तख्ता पलट था, तब से हफीज़ अल असद एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी बन के उभरते हैं। एक पार्टी थी सीरिया में और पूरे मिडिल ईस्ट में जिसको हम बाथ पार्टी कहते हैं, जो एक तरह से एक सेकुलर मार्क्सिस्ट पार्टी थी। मार्क्सिज्म में विश्वास करती थी, सेकुलरिज्म में विश्वास करती थी, अरब नेशनलिज्म में विश्वास करती थी। तो हफीज़ अल असद मिलिट्री के लीडर भी थे, यानी एयरफोर्स के लीडर भी थे, और साथ साथ बाथ पार्टी के भी मेंबर थे। ये बाथ पार्टी और मिलिट्री को साथ लाने वाली हस्तियों में से रहे हैं। इन्होंने एक यूनिफाइड मिलिट्री कमांड बनाया था और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने सीरिया की हिस्ट्री में तख्ता पलट करने से पहले भी। जैसे 1967 की जो लड़ाई थी जिसमें इजराइल के हाथों सीरिया हारा था, उस वक्त ये वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। जी। और तख्ता पलट वहाँ कैसे हुआ, सैन्य तख्ता पलट? पहला सैन्य तख्ता पलट वहाँ 1949 में हुआ है, जिसे मिडिल ईस्ट का पहला तख्ता पलट कहा जाता है। उसके बाद तकरीबन 11 तख्ता पलट और हुए हैं 1949 से लेकर 1970 तक, और सबका कारण यही था कि मिलिट्री के पास बहुत पावर थी और मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर्स के बीच हमेशा तनातनी रही है। तो किसी न किसी वजह से एक के बाद एक तख्ता पलट होते रहे हैं। सबसे मेन जो तख्ता पलट था वो इनके द्वारा किया हुआ था, क्योंकि इनके आने से पहले भले ही एक सिंगल पार्टी रूल था, लेकिन एक पार्टी का रूल था, किसी एक परिवार का, बाथ पार्टी का किसी एक परिवार का कब्जा नहीं था। ये जब पावर में आए तो इन्होंने बाथ पार्टी के ऊपर भी अपना इस तरह से कब्जा जमाया, और इन्होंने इस तरह की एक स्टेट आइडियोलॉजी निकाली कि अब से पार्टी नहीं, अल असद परिवार रूल करेगा। तो ये खुल के 1970 के दशक के आखिर तक ये कहने लगे थे कि सीरिया अल असद परिवार का राज्य है और अल असद परिवार हमेशा रूल करेगा। ज़रा वो वेस्ट एशिया का नक्शा दिखाइए। मैं एक चीज़ ये समझना चाहता हूँ भाई साहब जी, कि एक हमारे पास नोट्स में लिखा है कि जब फ्रांस से आज़ादी मिली सीरिया को, तो उसने इजिप्ट के साथ मिलकर यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बनाया। जी। अब ये बार बार बात होती है, कभी ब्रदरहुड की बात होती है, आपने उम्मा शब्द एक धार्मिक संदर्भ में कहा जी। कि सब अरब वाले एक हो जाएं, है ना, चाहे वो ईसाई हो, बिल्कुल, चाहे वो मुसलमानों के अलग अलग सेक्ट हो, या कोई और भी इन दोनों रिलीजन से जी अलग हो। तो ये अरब कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? ये ईरान भी अरब माना जाता है? जी नहीं, हम इस पूरे एरिया को मिडिल ईस्ट कहते हैं या पश्चिम एशिया कहते हैं। लेकिन अगर हम अरब्स को देखें तो अरब पश्चिम एशिया के ज़्यादातर देशों में तो हैं। 2 एक्सेप्शन है, ईरान में अरब नहीं है और तुर्की में अरब नहीं है। अरब क्या है, नस्ल है कोई? अरब एक नस्ल है, अरब एक धर्मों से है, पहले की। धर्मों से पहले की। ईसा मसीह भी अरब थे? ईसा मसीह के टाइम पे अरब वर्ड हम नहीं यूज़ करते। कब से आया ये वर्ड? अरब वर्ड का यूज़ हम सबसे पहले देखते हैं कि 3री और 4थी शताब्दी के आसपास से यूज़ होना शुरू होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस्लाम के उभरने से पहले भी
इस एरिया में अरब्स हुआ करते थे, जिनके अलग धर्म हुआ करते थे। कुछ उसमें नेचर की पूजा किया करते थे, कुछ उसमें एनिमलिस्टिक रिलीजन हुआ करते थे, कुछ मूर्तियों की पूजा होती थी। और उन्हीं के नाम पे ये अरब सागर नाम उन्हीं के नाम पे अरब सागर पड़ा। आज की डेट में अरब्स नॉर्दर्न अफ्रीका में भी हैं, बिल्कुल मोरक्को से लेकर इजिप्ट, सूडान, इथियोपिया तक अरब हैं, और यहाँ यमन, ओमान और सऊदी अरेबिया से लेकर ऊपर सीरिया। ये वैसा है कि आप पंजाबी हो, अब आप पंजाबी हिंदू हो, पंजाबी मुसलमान हो, पंजाबी सिख हो, बिल्कुल है पंजाबी क्रिश्चियन, वैसा है कुछ, वैसा ही है। तो एक मतलब एक कल्चरल और वैसी भौगोलिक लैंग्वेज की बात, आइडेंटिटी। हाँ, अरब्स जब बात करते हैं कि हम एक हैं, तो वो एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल देते हैं कि मोरक्को का अरब किसी इराकी के घर में घुस के बात कर सकता है, और इराकी इथियोपिया जाके अपने आप को लॉस्ट नहीं फील करेगा, क्योंकि हर जगह एक ही भाषा बोली जाती है, अरबिक बोली जाती है। हाँ जी। तो इसीलिए हम कई बार जब इंटरनेशनल रिलेशंस में इस पूरे एरिया की बात करते हैं, तो हम दोनों को मिला के बात करते हैं कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका एक जैसा है, यानी MENA, MENA, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो ये सीरिया और इजिप्ट क्यों मिलना चाह रहे थे? ये जो कहानी है यूनाइटेड अरब रिपब्लिक की, इसके सूत्रधार थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट, जो अरब पूरे समाज के, अरब स्टेट्स के सबसे बड़े लीडर्स में से है, जमाल अब्देल नासिर, कर्नल नासिर, जिनका हम नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन में सुनते हैं, वही कर्नल नासिर। सो कर्नल नासिर ने एक अरब नेशनलिज्म की बात करी। उन्होंने कहा कि हम सब अरब एक ही नेशन है, एक ही राष्ट्र हैं, हम एक राष्ट्र हैं जिनको यूरोपियन ताकतों ने अलग अलग देशों में बांट दिया है। ओके। और अगर अरब्स को दोबारा से ताकतवर होना है तो उन्हें एक साथ आना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल दिक्कतें भी हैं। नासिर की बात को सऊदी अरेबिया वाले क्यों सुने? वो क्यों ये कहें कि ठीक है, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट को मिला के एक देश कर देते हैं जिसके लीडर नासिर होंगे। ये तो सऊदी अरेबिया के लीडर्स के लिए अच्छी बात नहीं थी। नासिर ने सिर्फ एक इंसान को कन्विंस किया, वो उस वक्त के 1958 के सीरिया के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, शुक्री अल कुवातली। अल कुवातली को ये लगा था कि अगर मैं इजिप्ट के साथ मिल जाऊंगा तो मेरी मिलिट्री पावरफुल हो जाएगी, मैं पावरफुल हो जाऊंगा, और कोई मुझे प्रेसिडेंट की पोजीशन से नहीं हटा पाएगा। लेकिन इसमें ज़्यादा फायदा नासिर का होता। 1958 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर एक देश बनाने की बात करी। भले ही वो इतना दूर है, दोनों के बीच में जॉर्डन और इजराइल आते हैं, लेकिन वो दोनों एक देश बन गए, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, जिसके प्रेसिडेंट थे नासिर। बेजेंटाइन एम्पायर के खत्म होने के बाद जब अरबों का कब्जा हुआ इस एरिया पे, उसके बाद से ये पहली ऐसी कोशिश थी यूनिफिकेशन की विद इन द रीजन। एक तो यूरोपियन फोर्सेस आई, उन्होंने कंबाइन किया। हाँ, या पहले भी मॉडर्न वर्ल्ड में यस, ये पहली और इकलौती कोशिश थी मॉडर्न टाइम्स में। उसके बाद हाफिज अल असद आए। हाँ जी, जो कि आर्मी ऑफिसर थे, डिफेंस मिनिस्टर थे जब वो 6 डे वॉर हुआ जी। बाथ पार्टी में प्रभावी हुए, फिर वो सत्ता के शीर्ष पर आए, बिल्कुल। फिर उन्होंने बाथ पार्टी में बाकी सबको निपटा दिया, उसको प्राइवेट पार्टी बना दिया। बिल्कुल, काफी सुना सुना सा लग रहा है। जी हाँ। हैं? अच्छा, और इतने साल वो 2000 तक रहे। 2000 तक रहे हैं, मतलब लगभग 30 साल। तानाशाही। तब तो क्रूरताएं भी खूब की होंगी। बहुत क्रूरताएं करी, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, एक शहर है इनका हामा। हामा में एक कट्टरपंथी ग्रुप है जो पूरे मिडिल ईस्ट में एग्जिस्ट करता है एक तरह से, जो पैदा तो हुआ था इजिप्ट से, लेकिन उसके ब्रांचेस बहुत सारे देशों में थी, जिसको हम इख्वान उल मुस्लिमीन या अंग्रेजी में मुस्लिम ब्रदरहुड कहते हैं। ये एक आतंकवादी संगठन है। आज की डेट में इजिप्ट इसे आतंकवादी संगठन कहता है, लेकिन एक तरह ये आतंकवादी संगठन। भारत का क्या स्टैंड है? भारत का भी स्टैंड है कि ये आतंकवादी संगठन नहीं है। अच्छा। ये एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम ब्रदरहुड। तो सीरिया के अंदर जब मुस्लिम ब्रदरहुड था, वो बाथ पार्टी के आने से पहले काफ़ी ताकतवर था। बाथ पार्टी जब आई तो उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड के बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया, उनको जेल में डाला और उनको वीक करने की कोशिश करी। लेकिन हामा एक वो शहर था जहां मुस्लिम ब्रदरहुड की काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग थी, जहां मुस्लिम ब्रदरहुड के बहुत सारे लोग रहा करते थे। इन्होंने हफीज़ अल असद की सरकार, और हफीज़ अल असद क्योंकि एक अलावाइट थे, इनके लिए बहुत ज़रूरी था कि देश के अंदर रिलीजन से परे जाके सेक्युलरिज्म की बात हो तो इनके लिए अच्छा है। रिलीजन पे बात होगी तो वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे। वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे। हम कैसे वो ये जस्टिफाई करते कि 73% सुन्नी देश में 10% वाली माइनॉरिटी रूल कर रही है, और मुस्लिम ब्रदरहुड सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है जी। तो उन्होंने धर्म के बारे में पब्लिकली बात करने पे एक तरह से बैन लगाया। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि जितना हो सके उसको सेक्युलर करा जाए, सोसाइटी को वेस्टर्न करा जाए,
और मुस्लिम ब्रदरहुड क्योंकि एक धार्मिक संगठन है तो उन्होंने इसका अपोज किया था। जब वो अपोजिशन एक रेबेलियन की तरह निकला तो हफीज़ अल असद ने अपनी आर्मी और अपनी एयरफोर्स यूज़ करके केमिकल अटैक किया था हामा के ऊपर, जिसमें उन्हीं के अपने देश के 40,000 से ज़्यादा सिटीजन को अपने ही नागरिकों को मारा है। और ये आज तक एक तरह से रिकॉर्ड है कि किसी देश ने एटलीस्ट मिडिल ईस्ट में अपने ही इतने बड़े संख्या में किसी एक इवेंट में 40,000 बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा। जी हाँ, और ये एक बार मार दिया मतलब। जी हाँ, वो कुछ हफ्ते तक चला है वो अटैक, केमिकल अटैक, बट उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड के मेंबर होने के नाम पे 40,000 लोगों को मारा। केमिकल अटैक किस तरह का मतलब? एक गैस है सेरीन गैस, हाँ। जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया था। और बात देखिए कि हफीज़ अल असद ने सेरीन गैस यूज़ करी है और 2011 के अरब स्प्रिंग के बाद उनके बेटे बशर अल असद ने भी एग्जैक्टली वही गैस यूज़ करके बहुत सारे अपने ही देश के सिटीजन्स को मारा है। एलेप्पो में, हामा में फिर से, और होम्स में, जिन जिन एरियाज़ में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए उन्होंने वहाँ फिर से सेरीन गैस केमिकल अटैक्स, केमिकल हथियारों का इस्तेमाल तो प्रतिबंधित है बिल्कुल। तो जब ये लोग ये सब कर रहे थे तो इन पे जबरदस्त इंटरनेशनल सैंक्शन नहीं लगे? इनको इंटरनेशनल लेवल पे क्रिटिसाइज जरूर किया गया था, लेकिन वो हम शीत युद्ध की बात कर रहे, कोल्ड वॉर का टाइम था और इनके साथ थे सोवियत यूनियन। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया था, क्योंकि वो वीटो कर देगा, वीटो कर देंगे। और ये वही कहानी है जो 2011 में भी हुई कि बशर अल असद मार रहे हैं लोगों को, लेकिन रशिया इनके साथ है, तो इसलिए फिर से सिक्योरिटी काउंसिल कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, तो अब हम लोग सीधे आ जाते हैं 2000 में। बिल्कुल, हाफिज अल असद मर गए जी। अब उनका बेटा, बेटे की तस्वीर दिखाओ गुरु जी। हाँ। जो बशर अल असद है ये 34 साल की उम्र तक इनका कोई लेना देना नहीं था पॉलिटिक्स से। ये लंदन में डॉक्टर थे, आंखों के डॉक्टर, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, इसीलिए डॉक्टर कहा जाता है इनको। और इनको पता था कि इनके पिता के जाने के बाद जो राष्ट्रपति बनेंगे वो इनके बड़े भाई बनेंगे। लेकिन इनके बड़े भाई की 1994 में एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और उसके बाद धीरे धीरे फोकस इनके ऊपर आने लगा। ये अपने आप को सीरिया की पॉलिटिक्स से अलग एक मॉडर्न इंसान की तरह प्रेजेंट किया करते थे। बाकी इनकी पूरी फैमिली बड़े बड़े महलों में रहा करती थी और ये दमिश्क के एक बहुत अमीर इलाके में, लेकिन दमिश्क के इलाके में एक फ्लैट में रहा करते थे अपनी वाइफ के साथ। बाकी जितने भी हफीज़ अल असद के बच्चे थे उनकी सारी की शादियां इस हिसाब से हुई थी कि किस तरह पॉलिटिक्स को बढ़ाया जाए, पॉलिटिकल यूनियन हुआ। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने लंदन में ही रहने वाली एक सीरियन महिला से शादी करी थी जो काफ़ी मॉडर्न थी, जो बाकियों की तरह हिजाब नहीं पहनती थी। तो ये एक अलग लाइफ जी रहे थे। लेकिन इनके बड़े भाई की मृत्यु के बाद इनको अचानक से खींचा गया, इनको लंदन से वापस यहाँ लाया गया। हाँ, मतलब ही डजंट लुक लाइक अ मुस्लिम जो कन्वेंशनल चीजें, फंडामेंटल चीजें उनको फॉलो करते हो। वो असद फैमिली में कोई भी नहीं करता था। हाँ, असद फैमिली में मॉडर्न अप्रोच थी इस मामले में। लेकिन ये पॉलिटिक्स की तरफ नहीं थे, ये बड़े सॉफ्ट स्पोकन हुआ करते थे। इनको लंदन से लाके सीधा आर्मी में डाला गया, बहुत जल्दी प्रमोशन करके इनको कर्नल बनाया गया ताकि ये दिखाया जा सके जनता को कि देखिए जब ये राष्ट्रपति बनेंगे इनके पास मिलिट्री लीडरशिप का एक्सपीरियंस है। और 2000 में जब हार्ट की डिजीजेस की वजह से हफीज़ अल असद की मृत्यु हुई तो इनको प्रेसिडेंट बनाया गया। शुरू में जब ये प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने बहुत इस तरह के साइंस दिए कि अभी अपने देश में रिफॉर्म्स करेंगे। जिस तरह से इनके फादर ने बहुत ही के क्रूर तरीके से रूल किया था, ये वो नहीं करेंगे, जिसकी वजह से अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के साथ इनके बड़े अच्छे संबंध भी थे। लेकिन ये भी समझ गए बहुत जल्दी कि किस तरह पूरा सीरिया का जो पॉलिटिक्स, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन है वो हफीज़ अल असद ने एक छोटे से एलीट ग्रुप के हाथों में दिया हुआ है जो सब अलावाइट थे, जिसका एक एग्जांपल ये है कि इनकी एक बहन है और इनके जो बहनोई हैं वो एक इंसान 2003 का हमारे पास लास्ट डेटा है, 2003 में इनके बहनोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 60% सीरिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करते थे। 60% एक इंसान, इतना कंट्रोल था अलावाइट फैमिली का। तो धीरे धीरे ये भी उसी रंग में ढलते चले गए और जैसे ही इनके खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए तो ये भी उसी क्रूर तरीके से एक्ट करने लगे जैसे इनके फादर किया करते थे, हफीज़ अल असद। अच्छा, ये बताइए कि भारत के कैसे ताल्लुक रहे हैं हमारी आज़ादी के बाद सीरिया से कन्वेंशनल? 1970 के दशक में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, वो एक वाटरशेड मूवमेंट है हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी के लिए। वो एक ऐसा मोमेंट है जब हमारी जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम इंदिरा गांधी, उन्होंने बहुत क्लियरली इंडिया का फॉरेन पॉलिसी
सोवियत यूनियन के साथ मिलाया था। सोवियत यूनियन विज़िट करना और सोवियत यूनियन से हेल्प लेना, और उसका एक इनडायरेक्ट नतीजा ये था कि जिन जिन देशों के साथ सोवियत यूनियन के संबंध अच्छे थे उनके साथ हमारे संबंध भी अच्छे होने लगे। और उसी के एक एग्जाम्पल सीरिया भी है। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और हफीज़ अल असद की फ़ोटोग्राफ्स भी अवेलेबल हैं, उनकी मीटिंग्स की। बट हफीज़ अल असद के जाने के बाद बशर अल असद के नेतृत्व में भारत और बशर अल असद या भारत और सीरिया के संबंध अच्छे रहे हैं। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं 2008 की है। 2008 में बशर अल असद इंडिया भी आए थे, जहां प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ उनकी मुलाकात हुई है। बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए थे, जिनमें एग्रीकल्चर को लेकर एग्रीमेंट है, टेक्निकल कोऑपरेशन को लेकर एग्रीमेंट है, मिलिट्री के ऑफिसर्स को ट्रेन करने के एग्रीमेंट्स भी हैं। तो इसके अलावा भी मिनिस्टीरियल लेवल पे, फॉरेन पॉलिसी के ऑफिसर्स के लेवल पे, डिप्लोमेट्स के लेवल पे भारत और सीरिया के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। बेसिकली हमारे सोवियत संघ से अच्छे रिश्ते थे जी, तो उसी क्रम में सोवियत संघ के जो दोस्त थे वो हमारे दोस्त बन जी गए। बिल्कुल। और इनका अपना आपसी तो एक शिया सुन्नी टकराव होगा ही कि सऊदी अरब और उसके साथ सारे सुन्नी मुल्क इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बिल्कुल, तो सीरिया, ईरान, ये सब भारत के साथ है। तो इसीलिए जैसे आपने शुरू में कहा था, जब जब ये देखा गया है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के दबाव में कुवैत या फिर सऊदी अरेबिया, तुर्की ये कश्मीर का इशू उठा रहे हैं, सो भारत के साथ खड़े होने वालों में सीरिया एक देश हुआ करता था जो ये कहता था कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है और इसे बाहर के किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं उठाना चाहिए। अब ये मनमोहन सिंह जी 2004 से 2014 तक हमारे प्रधानमंत्री रहे जी, और 2011 में शुरू हुआ, 2011 में अरब स्प्रिंग। जी। हाँ, अरब स्प्रिंग के बारे में जरा दर्शकों को एक क्विक रिकैप दे दीजिए। ये तस्वीर बदल दो भैया। स्प्रिंग हम वर्ड कब यूज़ करते हैं कि सर्दियों के बाद जब पहली बार कोपले खिलना शुरू होती हैं। अरब वर्ल्ड की बात जो मैं भी कह रहा था कि पूरे मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में अरब्स रहते हैं, उनकी वो एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, एक ही उनका कल्चर है। इसके साथ साथ पॉलिटिकली एक ही कैरेक्टरिस्टिक देखा जाता है पूरे अरब वर्ल्ड में, वो है कि वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ पे डेमोक्रेसी के बजाय या तो डिक्टेटरशिप है, या तो तानाशाही है, या फिर राजाओं का रूल है। 2011 में एक सीरीज़ ऑफ एक के बाद एक अलग अलग देशों में पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हुए, जिसमें लोगों ने, खासकर युवाओं ने सड़कों पे आके प्रदर्शन करना स्टार्ट किया और ये डिमांड करी कि लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए या फिर लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए इन देशों में। तानाशाही की सर्दी से लोकतंत्र के स्प्रिंग की तरफ जाने को हम अरब स्प्रिंग कहते हैं। इसकी शुरुआत होती है ट्यूनीशिया में, जहाँ पे एक इंजीनियर हुआ करता था जिसका नाम था मोहम्मद बूअज़ीज़। और ये वक्त भी ऐसा है जब सोशल मीडिया नया नया उभर रहा था, फेसबुक, ऑरकुट एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, ये सब उभर रहे थे उस टाइम। सो मोहम्मद बूअज़ीज़ ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, लेकिन ट्यूनीशिया की इकॉनमी ऐसी थी कि जो ट्यूनीशिया के लीडर थे, जो प्रेसिडेंट थे, वो भी बशर अल असद की तरह एक तानाशाह थे और आम जनता में बहुत गरीबी और बहुत अनएम्प्लॉयमेंट था। मोहम्मद बूअज़ीज़ इंजीनियर होने के बावजूद सब्जी बेच कर ठेला चलाया करते थे और इतना करप्शन था कि पुलिस वालों को हफ्ता देना पड़ता था। एक दिन इतने हताश हुए कि उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए अपने आप को जला लिया और उनकी मृत्यु हुई। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया उभर रहा था तो सरकार अपनी सरकारी मीडिया के थ्रू तो कंट्रोल कर पाए, सोशल मीडिया में सर्कुलेट होने वाले वीडियोस को कंट्रोल नहीं कर पाए। अब आप ध्यान रखिए, क्योंकि इन सारे देशों में अरबिक भाषा बोली जाती है, ट्यूनीशिया से निकलने वाले अरबिक भाषा के वीडियोस ट्यूनीशिया से निकल के लीबिया, लीबिया से निकल के इजिप्ट, इजिप्ट से निकल के बहरीन और फिर इराक और फिर सीरिया तक फैले। और क्योंकि सारे अरब देश है तो इसलिए हम इनको अरब स्प्रिंग कहते हैं। एक 14 साल का लड़का था उस वक्त 2011 में सीरिया में भी, जैसे सौरभ ने शुरू में कहा कि उसने ग्राफिटी बनाया कि डॉक्टर अब अगली बारी बाहर जाने की आपकी है। और वो यही कह रहा था कि जिस तरह ट्यूनीशिया में युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं, जिस तरह ट्यूनीशिया में गरीबी है, वही हालात सीरिया में भी है। इकॉनमी पे कंट्रोल अल असद फैमिली का है या फिर अलावाइट समुदाय का है और वहाँ की जो मेजॉरिटी है सुन्नीस, उनके हाथ में कुछ नहीं है और उनके खिलाफ बिल्कुल शांतिपूर्वक एक तरीके से प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं लोकतंत्र की डिमांड करते हुए। इसको हम अरब स्प्रिंग कहते हैं। इन सारे देशों में जितने भी लीडर्स थे उन्होंने इस शांति प्रिय अरब स्प्रिंग के खिलाफ अपनी पुलिस और अपनी मिलिट्री यूज़ करी थी, चाहे वो ट्यूनीशिया हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो लीबिया हो। और वही हमने सीरिया में भी देखा कि बशर अल असद ने कहा कि ये मेरे देश के सिटीज़न नहीं है, मेरे देश के नागरिक नहीं हैं, ये विदेशियों के द्वारा फंडिंग दिए जाने वाले टेररिस्ट हैं और ये मेरे देश में
अस्थिरता फैलाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने अपने ही सिटीजन्स के खिलाफ अटैक यूज़ करवाया, अपने ही आर्मी यूज़ कर। डॉक्टर मुश्ताक, उस समय हम लोगों ने एक टर्म सुना था FSA, जी हाँ, फ्री सीरियन आर्मी, वो क्या जी था? हाँ। जब अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ तो वहाँ के बहुत सारे सिटीजन्स ने पीस शांतिपूर्वक एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और बशर अल असद ने अपने आर्मी को कहा कि अटैक किया जाए। बहुत सारे आर्मी वालों थे जिन्होंने मना किया और जिन्होंने आर्मी छोड़ दी। उन्होंने आर्मी तो छोड़ी लेकिन वो अपने हथियार साथ लेके आए, जिसमें टैंक्स भी थे, जिसमें तोपें भी थी, और उन्होंने एक अलग गुट बनाया जिसका नाम रखा फ्री सीरियन आर्मी, और वो एक रेबल ग्रुप बन गया और उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे अपनी आर्मी के खिलाफ, बशर अल असद के कंट्रोल करी हुई आर्मी के खिलाफ, और हम अपने देश को आज़ाद कराएंगे। वहाँ से फ्री सीरियन आर्मी निकल के आता है। अच्छा, तो फिर बाद में और कौन कौन से रेबल ग्रुप आए जो हम लोग देखते हैं? ये तो बिल्कुल अभी का है, पर जी हाँ, ये अगर आप देखें जी, अब अगर आप पूरे सीरिया का मैप देखें तो इसमें ये जो एरिया है इराक के साथ लगा हुआ, यहाँ पे एक दूसरी कम्युनिटी रहती है जिसका नाम है कुर्दिश कम्युनिटी। हाँ हाँ, कुर्द दुनिया के 4 सद्दाम देशों हुसैन ने में, मरवा दिया था इनको, ये जी वही हाँ, कुर्द बिल्कुल, है। ये वही कुर्द है। हाँ। कुर्द दुनिया के 4 देशों में है, तुर्की में, सीरिया में, इराक में और ईरान में। और ये लोग प्रथम विश्व युद्ध से लड़ रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि इन चारों देशों में कुर्द वाले एरियाज को साथ मिला के कुर्दिस्तान नाम का देश बनाया जाए। रक्का इसी में आता है। रक्का इसी में आता है। तुर्की तो कुर्द्स को टेररिस्ट कहता है, कुर्द के जितने ग्रुप हैं उनको टेररिस्ट कहता है। दमास्कस के बाद जब अरब स्प्रिंग फैलने लगा तो अलग अलग रेबल ग्रुप्स बने। कुर्द ने एक अलग रेबल ग्रुप बनाया, यहाँ पे सुन्नीज ने अलग ग्रुप बनाया। सुन्नियों के अंदर भी एक बहुत बड़ा डिवीजन हुआ। वो सुन्नी जो सेक्युलर रह के बशर अल असद के खिलाफ लड़ना चाहते थे, और वो सुन्नी जो बशर अल असद के खिलाफ लड़ाई को जिहाद की तरह देखते थे। सीरियन नेशनलहुड एंड जिहाद, हाँ, सुन्नी रिलीजियस, दो ये हो गए। थे सब सुन्नी, लेकिन कुछ सुन्नी सेक्युलर थे और कुछ सुन्नी प्रो जिहाद हो गए। सो उस वजह से हम देखते हैं कि 3 मेजर ग्रुप बनते हैं। सीरिया की जो अपनी आर्मी है उसको हम कहते हैं सीरियन अरब आर्मी। जो सुन्नी सेक्युलर थे उनकी बनती है फ्री सीरियन आर्मी। कर्ड्स के जो ग्रुप है उनको हम SDF कहते हैं, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। और यहाँ पे वो सुन्नी आर्मी वाले हैं जो टर्की के साथ कनेक्टेड है, जिसको हम कहते हैं SNA, सीरियन नेशनल आर्मी। बहुत कंफ्यूजिंग है, सीरिया के नाम से 4 आर्मियाँ हैं। और इसके साथ साथ इस्लामिक स्टेट टेरर ग्रुप आया, इराक से आया, घुस गया यहाँ पे। और तो यहाँ बशर का कब्जा बस दमिश्क के आसपास ही रह गया था क्या? 2012 में सिर्फ यहीं तक, 2015 तक वो बहुत घटता जा रहा था। 2015 में जाके बशर अल असद ने गुहार लगाई ईरान को, गुहार लगाई रशिया को, और लेबनान का जो आतंकवादी संगठन है हिजबुल्लाह, इनको, और कहा कि आप अगर मेरी सपोर्ट के लिए नहीं आएंगे तो मेरा पावर नहीं टिकी रहेगी, मुझे देश छोड़ना पड़ेगा। और ईरान, हिजबुल्लाह और रशिया नहीं चाहते थे कि बशर अल असद पावर से जाए। तो इन तीनों की सैन्य ताकत की वजह से 2015 से पासा पलटना शुरू होता है, और हम ये देखते हैं कि ये जो पूरा सफ़ेद हिस्सा हम देखते हैं, ये पूरा एरिया कैप्चर कर पाते हैं बशर अल असद। इसी में उन्होंने इस्लामिक स्टेट को हराया, बहुत सारे कर्डिश लोगों को हराया, फ्री सीरियन आर्मी को हराया, सीरियन नेशनल आर्मी को हराया। अगर ईरान, रशिया और हिजबुल्लाह के लड़ाके नहीं आते तो बशर अल असद का 2015 में ही खात्मा होना तय था। 3 दिशाओं से मदद मिली। जी हाँ। आप ये जो 3 देश बता रहे हैं, हिजबुल्लाह इजराइल के साथ लड़ाई में लगा है, जी, रूस लड़ रहा है यूक्रेन से, ईरान इधर बचा है ना, ईरान का भी इजराइल के साथ हाँ चल ही रहा है, चल रहा है। ये एक बड़ी वजह है क्या? बहुत बड़ी विद्रोही वजह है। गुटों के एडवांस की? विद्रोही गुट जो है उसमें जो मैंने सीरियन नेशनल आर्मी कहा आपको टर्की के साथ, वो है, लेकिन ज़्यादा लाइमलाइट में आ रहे हैं HTS। क्या है ये HTS? हयात तहरीर अल शाम। हयात मतलब दुनिया, तहरीर मतलब मूवमेंट, तहरीके इंसाफ जो पाकिस्तान का था, बिल्कुल उसी से तहरीर आता है। और अल शाम जो अरेबिक नाम है सीरिया के लिए, या फिर इस पूरे एरिया को हम हयात तहरीर अल शाम, HTS। जो हयात तहरीर अल शाम में उसको UN, US, UK ये सब टेररिस्ट ग्रुप कहते हैं। लेकिन इन्होंने, भारत क्या कहता है? भारत अभी ये कहता है, भारत ने अभी कोई क्लियर स्टैंड नहीं लिया है HTS के ऊपर। लेकिन जहाँ तक बात आती है कि UN ने अगर किसी को टेररिस्ट ग्रुप कहा है तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम भी उनको, UN ने कहा है, तो फिर तो हमारी वही स्टैंड, बिल्कुल हमारा वही स्टैंड होगा। सो HTS और सीरियन नेशनल आर्मी, ये वो 2 रेबल ग्रुप्स हैं जिन्होंने अभी जो पिछले 13 दिन में ये अटैक किया है। ये इनकी पूरा, क्या नाम है इनका? अबू मोहम्मद अल जोलानी। ये इनका असली नाम नहीं है, इनका असली नाम है अहमद अल शारा। तो ये नकली नाम से क्यों?
इनका टेररिज्म में एंट्री होती है 2003 में। इनकी पैदाइश 1982 की है सऊदी अरब में, जहां इनके फादर काम किया करते थे। उसके बाद ये वापस सीरिया आते हैं। गोलान हाइट्स के पास इनका पैतृक घर था, जिसको इजराइल ने छीन लिया था। तो ये शुरू से ही थोड़ा थोड़ा सा रिलीजन की तरफ इनका झुकाव था। जब 2003 में अमेरिका ने इराक पे अटैक किया तो ये सीरिया से इराक गए और इराक में जाके इन्होंने अलकायदा ज्वाइन करी ताकि वो अमेरिकियों के खिलाफ लड़ सके, जिहाद कर सके। 2011 में डिक्लेयर्ड टेररिस्ट। 2011 में जब अरब स्प्रिंग स्टार्ट होता है तो अलकायदा इन इराक के जो लीडर थे अबू मोहम्मद अल बगदादी, उन्होंने इनको कुछ पैसा दिया और कहा कि तुम हमारी ब्रांच, ये वही बगदादी जो टीवी पे हर दूसरे दिन मरता था। बिल्कुल, बगदादी मारा गया, ये बगदादी के बहुत क्लोज थे। सो बगदादी ने इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि इस्लामिक स्टेट का एक अलग ब्रांच बनाया जाए सीरिया में। तो ये वहां पहुंचते हैं और उस टाइम जो ग्रुप बनाया इन्होंने उसका नाम रखा अल नुसरा फ्रंट। अल नुसरा फ्रंट। ये अल नुसरा क्या होता है? अल का मतलब क्या होता है? अल इंग्लिश में एक एडजेक्टिव, अरबिक में एडजेक्टिव जिसका नाम होता है द अल काउजर, अल बेक। सो द बेक, खाने की दुकानें हैं। सो द काउजर और द बेक होता है। अल मतलब द। अच्छा। तो इन्होंने लेकिन वहां पहुंच के ये उस टाइम तक इनको ये रियलाइज होने लगा कि जिहाद को थोड़ा सा प्रैक्टिकली मॉडरेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम जिहाद की बात करेंगे तो जिहाद में क्रिश्चियंस के साथ साथ बहुत सारे मुस्लिम्स भी टारगेट हो सकते हैं। तो इनके और अल बगदादी के बीच फूट पड़नी शुरू हो चुकी थी। वो फूट निकल के आती है 2012-13 में, जब इन्होंने कहा कि अब मैं इस्लामिक स्टेट का पार्ट नहीं हूँ, अब मैं अलकायदा का पार्ट हूँ। तो इन्होंने एक टेरर ग्रुप छोड़ा और अपने आप को दूसरे टेरर ग्रुप के साथ जोड़ लिया। फिर इनको दोबारा से ये लगने लगा कि अगर मुझे सीरिया के अंदर कुछ इस्टेब्लिश करना है तो मैं जिहाद के थ्रू नहीं कर सकता, मुझे पॉलिटिक्स के थ्रू करना होगा। तो इन्होंने 2016 में अपने रिश्ते अलकायदा के साथ भी ख़त्म कर लिए और अपने आप को एक नया नाम दिया। बीच में एक और नाम आता है बट हम उतनी डिटेल में नहीं जाते। नया नाम था HTS, हयात तहरीर अल शाम। अच्छा। और इन्होंने कहा कि अब मैं टेररिज्म में विश्वास नहीं रखता, मैं शरिया में विश्वास रखता हूँ लेकिन जिहाद में विश्वास नहीं रखता। तो इन्होंने क्या मतलब हुआ इस बात का? शरिया का मतलब होता है कि इस्लामिक रूल के हिसाब से पॉलिटिक्स और सोसाइटी को अरेंज करना, वो शरिया है। शरिया के ही अंदर अगर आप ये कहें कि मैं शरिया को लड़ाई के थ्रू देखूंगा तो वो जिहाद है, कि मैं लड़ाई के थ्रू इस्लाम का रूल, इस्लाम का कंट्रोल या तलवार के बम के जोर पे। अब इसमें भी बहुत सारे अलग अलग ओपिनियन हैं। जितने भी मॉडरेट मुस्लिम हैं वो कहते हैं कि जिहाद का मतलब लड़ाई नहीं है, जिहाद का मतलब होता है आपके अपने अंदर स्ट्रगल, ताकि आप सच के राह पे चल सके, दीन की राह पे चले और कुछ बुराई ना करे। बट उसी में कुछ लोग ये भी हैं जो कहते हैं नहीं, जिहाद का मतलब है कि नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम बनाओ। तो बहुत अलग अलग इंटरप्रिटेशन होते हैं जिहाद के। अगर आप मॉडरेट हैं तो आप कहेंगे जिहाद का मतलब अलकायदा, ये सब एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट, तलवार के बंदूक के दम पे कन्वर्जन और वो सब कब्जा। बिल्कुल। तो अच्छा एक बात बताओ गुरु, जैसे हम लोग एक किताब हमने पढ़ी थी जॉबी वेरिक की, ब्लैक फ्लैग्स, बड़ी कमाल किताब थी, उसको पुलित्जर मिला था जी। तो उसमें है कि जब ये IAS बनता है तो ये औरतों को बंधक बनाते हैं, उनका सेक्स स्लेव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। क्लेम ये करते हैं कि हम शरिया के हिसाब से कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या शरिया ये कहता है कि औरतों को सेक्स स्लेव बनाओ? नहीं, शरिया ये नहीं कहता है। लेकिन आप एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इस्लामिक स्टेट ने जब ये सब करना शुरू किया था, इस्लामिक स्टेट के ज़्यादातर फाइटर्स सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न रशिया या फिर जो कैस्पियन एरिया है, जहाँ पे दागिस्तान है, जहाँ पे चेचनिया है, और यूरोप की तरफ से आते हैं। तो ये सब ज़्यादातर मुस्लिम्स, लेकिन उसमें बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स भी थे। इन सारी जगहों से उन्होंने रिक्रूट किया। अभी तो शायद दिखना मुश्किल होगा, लेकिन इस्लामिक स्टेट ने रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई थी। यानी जिस तरह हम आज देखते हैं ना कि Naukri.com पे, केरल से और सब जगह से गए थे। तो जैसे हम Naukri.com देखते हैं ना, वैसे इस्लामिक स्टेट का एक रिक्रूटमेंट पोर्टल हुआ करता था, सब्ज़बाग दिखा के। बिल्कुल। और उसमें वो इस तरह से बहुत ही फैंसी तरीके से प्रिपेयर करे हुए वीडियोस दिखाते थे। क्या आपका सपना है कि आप एक टैंक चलाएं? क्या आपका सपना है कि आप एक फाइटर प्लेन उड़ाएं? क्या आपका सपना ये है कि आप 72 हूरें जीतें? और क्या आपका सपना है कि आप मौत के बाद हूरें ना जीते, इसी दुनिया में हूरें जीते? ये उनके 4 मेजर आइडिया होते थे। पोंजी स्कीम टाइप का ऐड चल रहा है, स्कीम जैसा था, लेवल सबका निकलेगा। बिल्कुल। और ऐसे में अट्रैक्ट होके आने वाले ज़्यादातर लड़के जो थे, युवा जो थे, वो कहीं ना कहीं थोड़े से साइकोपैथिक थे, जो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाते, जिनको ये चाहिए कि अगर मैं जाके ताकत मिले। बिल्कुल। और इनके जो लीडर रहे हैं, इन्होंने फिर इंटरप्रेट किया इस तरह से और कहा कि मैंने कुरान पढ़ी है,
मैंने हदीस पढ़ा है, मैंने शरिया को स्टडी किया है, मैं जिस तरीके से इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ, बगदादी, मैं जिस तरीके से इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ शरिया का, वही असली इंटरप्रिटेशन। तो बाकी इस्लामिक वर्ल्ड ने उसको रिनाउंस नहीं किया? बिल्कुल किया, तभी से वर्बली किया या कुचला भी। जब इस्लामिक स्टेट को हराया गया है तो जितने भी आर्मीज ने हराया है, एयरफोर्स ने हराया है, उसमें कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, सबके आर्मीज भी थे, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये इस्लाम नहीं है। उनका पॉलिटिकल रीजन भी थे, पर धार्मिक रीजन भी थे। मिक्स कर दिया था। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये इंसान जब तक ये टेररिस्ट ग्रुप का पार्ट था तो इस तरह से कपड़े पहना करता था। 2017 से इन्होंने अपनी छवि बदलने की कोशिश करी है, और 2017 से लेकर अब तक ये अपने आप को इस तरह दिखाते हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट फोटो है, या तो फिदेल कास्ट्रो समझ लीजिए, या यूक्रेन के ज़ेलेंस्की जैसे दिखने लगे हैं। ये अब चाहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देश, इनको एक्सेप्ट करें एज अ लीडर। आज भी इनके ऊपर $10 मिलियन का इनाम है, आज भी इनको टेररिस्ट माना जाता है। मतलब किसी भी दिन ऐसे इजराइल जाके शू कर सकता है? नहीं करेगा, क्योंकि पिछले 5 साल से बहुत खुले में घूम रहे हैं। इनको इनडायरेक्टली पता चल चुका है कि बशर अल असद के अल्टरनेटिव की तरह इनको देखने लगे हैं। सिर्फ अभी वो इनाम नहीं हटाया है, ये इतना खुले में घूमते हैं और लाइव शो करते हैं अपना फेसबुक पे या ट्विटर पे कि जब चाहे तब इजराइल और अमेरिका ने मार सकते थे, लेकिन वो इनको सूट कर रहा है। इनको सूट कर रहा है। ये क्या है, ये जो ये कपड़ा पहने बैठे, ये इनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं। ये उम्मयद मॉस्क के अंदर है, ये इनके बॉडीगार्ड्स हैं ताकि इन्हें किसी अटैक से बचाया जा सके। अपनी शक्ल ढके हुए हैं, अपनी शक्ल ढके हुए हैं। तो अब ये आदमी सीरिया चलाएगा? ये आदमी, इस पे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, क्योंकि ये आदमी अभी बात कर रहा है जो बशर अल असद के अंडर सीरिया के प्राइम मिनिस्टर थे, अल जलाली। वो आज भी प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी अल जलाली और इनके बीच में नेगोशिएशन चल रहा है। पावर शेयरिंग होगी कि नहीं होगी, वो उनको हटाएंगे। मुझे लगता है कुछ वक्त तक पावर शेयरिंग करेंगे। ये अभी भांपना चाहते हैं कि अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन किस तरह रिएक्ट करता है, और अगर ये लोग इनके फेवर में आते हैं तो वो बड़ी जल्दी अल जलाली को हटा के खुद नेता बनेंगे। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने इनको अपना नेता माना है? नहीं, इनके और सीरियन डेमोक्रेटिक जो कुर्द्स की पार्टी है, उन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। तुर्की इनका सपोर्ट कर रहा है? जी हाँ, तुर्की इनका सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका का क्या स्टैंड है इस पे? अमेरिका अभी तुर्की के थ्रू इनसे बात करना शुरू कर रहा है। ये लोग तुर्की के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहे हैं। तुर्की के अलावा अगर किसी देश ने इनसे बात करना स्टार्ट किया है तो वो एज यूजुअल, ये एर्दोगान है तुर्की के राष्ट्रपति। तुर्की के अलावा अगर किसी ने इनसे बात करना शुरू किया तो वो कतर है। एज यूजुअल कतर बहुत जल्दी से इन सब चीज़ों में घुसता है, जहां भी कन्फ्लिक्ट हो रहा हो तो कतर ने इनके साथ बात का एक इंटरनेशनल रेलेवेंस दिखे, और एक अपना उनको एशिया का नॉर्वे बनना है क्या? वो एशिया का नॉर्वे बन चुके हैं, क्योंकि जब ये इजराइल की बातचीत चल रही थी तब भी कतर में हो रही थी। जब तालिबान के साथ बात करना चाहता था अमेरिका, तो तालिबान का ऑफिस भी दोहा में कतर ने खुद खोला था। तो दोहा एक तरह से ओस्लो बन चुका है, और एशिया का नॉर्वे है कतर। तो वो अभी फिर से इनके साथ वही रोल प्ले करना चाहते हैं। आप कह रहे हो कि अमेरिका तुर्की के जरिए बात कर रहा है, पर ये तो रूस के बड़े दोस्त हैं। ये रूस के दोस्त नहीं, बशर अल असद रूस के दोस्त हुआ करते थे। ये रूस से नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि रूस बशर अल असद के सपोर्ट में इनके ऊपर अटैक करता था। इन्होंने वो, ये देखिए अब पॉलिटिक्स की वजह से उन्हें कितना चेंज करना पड़ा। जब तक उन्होंने दमिश्क पे कब्जा नहीं किया था, वो रूस को शैतान बताया करते थे। और कल का उनका बयान है कि रूस को हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पावर में आने के बावजूद रूस अपने मिलिट्री जो स्टेशंस हैं रशिया के अंदर, सीरिया के अंदर, रूस की आर्मी वहाँ अभी भी मौजूद है। ये एचटीएस ने कहा कि आप उनको यहाँ रख सकते हैं, आप हमारे अपने मिलिट्री बेसेस यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप हमें लेजिटिमेट रूलर मान लीजिए। दूसरी चीज़ ये बताइए कि अब जैसे रूस और ईरान क्या कर रहा है, वो इनको फिर एचटीएफ वालों को, और वो कौन है वो जिन्होंने दाढ़ी छोटी कर ली, ये खामेनेई है, ईरान के सुप्रीम लीडर हैं जी। नहीं, अरे भैया वो फोटो लाओ। पुतिन? नहीं, पुतिन नहीं, ये हाँ। तो अब अबू मोहम्मद के खिलाफ रूस, ईरान, हिजबुल्लाह कुछ नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, हिजबुल्लाह के पास अब वो ताकत नहीं रही। हिजबुल्लाह की लीडरशिप को इजराइल असैसिनेट कर चुकी है। हिजबुल्लाह ने अभी एक पीस शांति समझौता साइन किया है, तो मजबूरी में किया, निपटा दिया। बिल्कुल मजबूरी में किया, लेकिन एक मजबूरी का पार्ट ये भी था कि वो खुद बहुत वीक हो रहे थे। ये वक्त वो इस्तेमाल करेंगे अपनी ताकत को दोबारा रीग्रुप करने के लिए। अगर वो अभी यहाँ इन्वॉल्व हो जाते तो और वीक हो सकते हैं। तो हिजबुल्लाह भी कुछ नहीं करेगा, ईरान अभी कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि ईरान के जितने भी पावर या जितने भी सोल्जर्स हुआ करते थे वो बशर अल असद के साथ है, और ईरान उनको वापस खींच रहा है। अच्छा, ये हिजबुल्लाह के लीडर हैं नईम कासिम। ये बचे हुए हैं? ये बचे हुए हैं अभी तक।
तो ये भी हिट लिस्ट में है इसराइल की? बिल्कुल हिट लिस्ट में, लेकिन शांति जो भी समझौता हो हिजबुल्लाह गया का है वो हिट लिस्ट में है, वो हिट लेकिन लिस्ट शांति समझौता साइन हो गया तो अभी शायद इमीडिएटली तो ना हो, थोड़ी देर बचे रहे। जी। ठीक है, तो ये ईरान अभी वेट एंड वॉच की भूमिका ईरान में भी है। अभी वेट एंड वॉच कर रहा है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि इस पूरे डेवलपमेंट पे इंडिया किस तरह से रिएक्ट कर रहा है? देखिए, इंडिया के पास एक बहुत सॉलिड एग्जांपल है लीबिया का। लीबिया के लीडर हुआ करते थे कर्नल गद्दाफी, मुअम्मर अल गद्दाफी, और जब 2011 में वहाँ पर भी अरब स्प्रिंग पैदा हुआ था, अरब स्प्रिंग के प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे, तो इंडिया ने तब भी एक स्टैंड लिया था कि एक तो पीसफुल होना चाहिए। जब गद्दाफी की आर्मी ने बिल्कुल बशर अल असद की तरह अपने ही नागरिकों को मारना स्टार्ट किया था, तो इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस का सपोर्ट किया था। जब यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि हम अपनी तरफ से नेटो के द्वारा एयर स्ट्राइक करेंगे ताकि गद्दाफी को हटाया जा सके। जब गद्दाफी को हटाया गया पावर से और बाद में उनको पकड़ा गया, उनकी मृत्यु हुई, तो इंडिया ने जो नए पावर्स आए थे, नए लोग आए थे सत्ता में लीबिया में, उनका समर्थन किया था। लेकिन बड़ी जल्दी हमने देखा कि वो एक गृह युद्ध में तब्दील हो गया, और लीबिया के अंदर भी आज की डेट में भी 2 अलग अलग सरकारें हैं। उनमें से कुछ कट्टरपंथी हैं, उनमें से कुछ सेक्युलर हैं, लेकिन बहुत बड़ी अस्थिरता है, और उस अस्थिरता का फ़ायदा अलकायदा भी उठाता है। इंडिया का स्टैंड अभी ये है वेट एंड वॉच का। हमें नहीं पता कि सीरिया में आने वाले दिनों में एक स्थिर सरकार बन पाएगी कि नहीं। हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि तुर्की की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से दबाव बने, HTS या फिर वहाँ की जो अभी सरकार है सीरिया की, वो मिलकर एक स्थायी सरकार बना सके। हमारा इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि सीरिया के अंदर स्थिरता आए, सीरिया में वही हाल ना हो जो लीबिया में हुआ है, क्योंकि उससे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे टेररिज्म बढ़ सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय टेररिज्म बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसका असर हमारे ऊपर या हमारे इंटरेस्ट पे पर भी होता है। आतंकवादियों की पनाहगाह हो जाएगा, समंदर के रास्ते भी दिक्कत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर मुश्ताक कि किसी को अगर इस इलाके में दिलचस्पी हो तो कौन सी फिल्में, किताबें, डॉक्यूमेंट्री हैं जो आप? फिल्में तो नहीं, लेकिन बहुत सारी बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं। ये एक नेशनल ज्योग्राफिक की डॉक्यूमेंट्री है, हेल ऑन अर्थ, जो कि 2011 से 2015 तक का टाइम पीरियड कवर करती है, जब सीरिया में गृह युद्ध स्टार्ट हुआ और आईसिस जब उभर के आता है, इस्लामिक स्टेट। उस वक्त इस्लामिक स्टेट का नाम ISIS हुआ करता था, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो ये एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। इसके अलावा ये जो दूसरी डॉक्यूमेंट्री है, ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, द वाइट हेलमेट। द वाइट हेलमेट। ये सीरिया की स्टोरी दिखाती है एक अलग गुट के थ्रू। वाइट हेलमेट एक तरह से वहाँ के रेड क्रॉस है। सीरिया के अंदर रेड क्रॉस की एंट्री अलाउड नहीं थी। इनको तो नोबेल प्राइज भी मिला था पीस इनको का। नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, इनको मिला नहीं था। मिला 2016 का नोबेल प्राइज के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था। ये नॉर्मल सिटीजन्स हैं, दुकानदार, कारीगर, किसान, जो वाइट हेलमेट पहनते हैं, और जहाँ भी बशर अल असद की एयरफोर्स की तरफ से बमबारी होती थी, ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हुआ करते थे, अभी भी हैं, जो जाते थे, लोगों को मलबे से निकालते थे, उन्हें फर्स्ट एड देते थे और हॉस्पिटल जाते थे अपनी जान को जोखिम में डालकर। तो इनकी बहुत बड़ाई हुआ करती थी, तो इसलिए इनके ऊपर ये मूवी बनी है। ये तीसरी डॉक्यूमेंट्री है, रिटर्न टू होम्स। होम्स एक शहर है नॉर्दर्न सीरिया में। यहीं पे वो नरसंहार हुआ था? वो हामा में हुआ था, जो इसके बहुत पास में है, होम्स और हामा। ये कहानी है एक फुटबॉलर की, एक इंटरनेशनल फुटबॉलर की, जो अपने देश वापस आता है और देश से निकलने से पहले वहाँ गृह युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो किस तरह ये अपने फुटबॉल के इंटरेस्ट और लोकतंत्र के लिए डिमांड करते हुए जो प्रोटेस्ट उनमें पार्ट लेता है। बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है ये भी। ये नेटफ्लिक्स पे मूवी अवेलेबल है। ये रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। 2 बहनें हैं, जिनमें से एक सीरिया की नेशनल स्विमिंग टीम में थी, और जब गृह युद्ध स्टार्ट होता है और बशर अल असद इनके शहर पे भी अटैक करते हैं, तो ये भाग के यूरोप पहुंचते, जर्मनी पहुंचते हैं, और जर्मनी में जाकर दोबारा से स्विमिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, और इंटरनेशनल रेफ्यूजीज़ की एक टीम गई थी ओलंपिक्स में, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत अच्छी मूवी है ये भी। ये आखिरी मूवी है ऑफ फादर्स एंड सन्स। इसके अगर आप डायरेक्टर का नाम देखें, तलाल देरकी। पिछले 10 सालों में किसी एक डायरेक्टर, सीरिया से निकलने वाले डायरेक्टर जो बहुत फेमस हुए तो वो ये है, तलाल देरकी। इसमें हमने जो पहली और दूसरी मूवीज़ या डॉक्यूमेंट्री देखी, वो भी इन्हीं की डायरेक्ट करी हुई है। ये सीरिया के सबसे ज़्यादा वेल नोन डायरेक्टर हैं। ये मूवी भी गृह युद्ध के बीच का ही दिखाते हैं कि किस तरह एक गृह युद्ध में पार्टिसिपेट करने वाली फैमिली के अंदर, और वो फैमिली एक्चुअली सेकुलर नहीं है, वो इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लड़ रहे थे, तो उनकी फैमिली की स्टोरी है। तो मैं ये 5 डॉक्यूमेंट्रीज, ये प्रतिष्ठित बिल्कुल वहाँ भी गई है।
इसके अलावा 5 किताबें हैं जिनमें से 3 नॉन फिक्शन हैं और 2 फिक्शन। तो जैसे आप नाम देख सकते हैं, ये असद फैमिली का जो कंट्रोल था सीरिया के ऊपर और उसने कैसे पूरे देश को बर्बाद किया, ये उसकी स्टोरी है। असद और वी बर्न द कंट्री। यस, तो ये सीधा सीधा ये जो स्टेटमेंट है ये असद के बहनोई का है कि देश या तो असद के कंट्रोल में रहेगा या फिर पूरा जल जाएगा। ये दूसरी किताब है द बैटल फॉर सीरिया। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि सीरिया के गृह युद्ध में ईरान, तुर्की, इजराइल, सऊदी अरेबिया, रूस, अमेरिका का क्या रोल था, तो ये बेस्ट किताब है। इसमें वो सारे झंडे भी आ गए। वो सारे झंडे भी आ जाते हैं। ये सऊदी अरेबिया के है जी। तीसरी किताब ये है जो कि एक ओवरऑल स्टोरी है सिविल वॉर की। ये 2018 की या 17 की किताब है, तो ये सब कुछ कवर नहीं करती, लेकिन उस पॉइंट तक कवर करेगी जब इस्लामिक स्टेट को हराया जा चुका था। बहुत अच्छी किताब है। अगर आपको नॉन फिक्शन थोड़ा सा बोरिंग लगता है और आप फिक्शन के थ्रू, नॉवल के थ्रू समझना चाहते हैं, तो ये 2 नॉवल है। पहला है एज लॉन्ग एज द लेमन ट्रीज ग्रो। ये एक रेफ्यूजी फैमिली की स्टोरी है जो गृह युद्ध से भाग के यूरोप पहुंचते हैं। बहुत क्या नाम है ऑथर का? जुल्फा कातू। जुल्फा कातू। बहुत अच्छी स्टोरी है। और दूसरा ये एक बहुत अच्छी बुक है द बी कीपर ऑफ एलेप्पो, और ये भी सीरिया के गृह युद्ध की कहानी रेफ्यूजीज के थ्रू दिखाते हैं। इंटरेस्टिंग। तो एक आखिरी सवाल है हमारा। बशर अल असद जिंदा है, रूस में है। रूस में है। तो रूस क्या ये कोशिश नहीं करेगा कि इंटरनेशनल प्लेयर साथ में आएँ और बशर वापस वहाँ जाएं? अब क्या होगा, या वो निर्वासित जीवन जीते रहेंगे? देखिए, रूस को ये क्लियरली पता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बाकी देश तो उनके साथ नहीं आने वाले। बाकी देश पहले से ही रूस को पराया की तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो यूक्रेन में किया और जैसा उनके बातचीत आजकल चीन और नॉर्थ कोरिया के साथ होती है, वो तो नहीं होने वाला। रूस को ये भी पता है कि प्रैक्टिकली अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि दोबारा से बशर अल असद की पावर को दोबारा से स्थापित किया जा सके वहाँ पे, क्योंकि अब इतनी जल्दी ये सब चेंज हो रहा है। अमेरिका, तुर्की, कतर, सऊदी अरेबिया सब HTS के साथ बात स्टार्ट कर रहे हैं कि बशर अल असद का वापस आना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ा कारण यह है कि सीरिया की जो अपनी आर्मी है, मिलिट्री कमांड ने भी कह दिया है कि बशर अल असद जा चुके हैं। उनका फ्रेज़ था कि डमास्कस इज़ नाउ फ्री ऑफ असद। वो एक बहुत बड़ा एक सिम्बॉलिक स्टेटमेंट था, हर तरह से, हर तरीके से, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा और आखिरी सवाल ये है, अरब स्प्रिंग शुरू हुआ क्योंकि हमने देखा कि कोई भी देश इस मिडिल ईस्ट का ऐसा नहीं है जहाँ पे एक तुर्की को छोड़ दें, वहाँ पे कभी चुनाव हुआ करते थे जहाँ पे, और फिर इजराइल, हाँ जी, कि जहाँ पे रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हों, पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हो, जैसे हमारे देश भारत में है, लोकतंत्र है ना। अरब स्प्रिंग के पीछे का मकसद ये था कि साहब ये जो दशकों की तानाशाहियाँ चल रही ये खत्म हो। क्या किसी देश में अरब स्प्रिंग के आने के बाद एक सस्टेनेबल वायबल डेमोक्रेसी आई है? एक तो अरब स्प्रिंग, या उसके पहले ये अफगानिस्तान पे हमला किया, फिर इराक पे हमला किया अमेरिका ने, कहीं कुछ आपको लग रहा है? कुछ एक एग्जाम्पल है, वो है बट वहाँ पे भी अभी तक वायबल नहीं हुआ है। एक एग्जाम्पल है ट्यूनीशिया का। ट्यूनीशिया में इलेक्शंस हुए हैं। ट्यूनीशिया में अभी भी बहुत अस्थिरता है, लेकिन कम से कम यह है कि अस्थिरता की वजह से हम दोबारा से तानाशाही की तरफ नहीं गए हैं एज ऑफ नाउ। हाँ, तो लोकतंत्र को पैदा होने के बाद पनपने में वक्त लगता है। उसी दौर से गुजर रहा है ट्यूनीशिया। उसके अलावा लीबिया हो, सीरिया हो, इजिप्ट हो। इजिप्ट में तो एक अलग ही कहानी होगी कि लोकतंत्र आया, लेकिन लोकतंत्र के बेसिस पे जब इलेक्शन हुए तो मुस्लिम ब्रदरहुड ने मेजॉरिटी जीत ली, और जब उन्होंने मेजॉरिटी जीती तो बाकी देशों ने कहा, इंक्लूडिंग अमेरिका ने कहा कि अरे ये तो इस्लामिक पार्टी पावर में आ गई। तो वहाँ दोबारा से अमेरिका के सपोर्ट में तख्ता पलट हो गया मिलिट्री का, और अल सीसी प्रेसिडेंट बन गए। ये डेमोक्रेसी सूट नहीं कर रही, नहीं करी उनको जी। चलिए, आज की मास्टर क्लास में इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मुश्ताक। ये पूरी जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, और किन विषयों पर आप मास्टर क्लास चाहते हैं ये भी सुझाते रहिए। देखते रहिए ललन टॉप।